हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? हाँ जी, हम लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्टार्ट किया। तो मैं इसके अंदर आपको टैक्स वर्ड एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको एक्ट के बारे में बताऊंगा कि ये एक्ट बनाता कौन है। ठीक है, तो स्टूडेंट, जो हमारी जो कंट्री है उसको चलाने के लिए कौन सा लॉ बना हुआ है? हाँ जी, हमारी जो कंट्री है उसको चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना हुआ है, भारत का संविधान। और जो भारत का संविधान है स्टूडेंट, इसके 3 ऑर्गन्स हैं। पहला लेगिस्लेचर्स, तो लेगिस्लेचर्स आर द लॉ मेकिंग बॉडी विच मेक्स द लॉ। नंबर 2, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ब्यूरोक्रेट्स, जो लोग क्या करते हैं, इंप्लीमेंटेशन कराते हैं लॉ का। जैसे जीएसटी का लॉ बन गया, लेजिस्लेचर ने क्या किया था, जीएसटी का लॉ बना दिया था। फिर हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसने क्या किया था, इस लॉ का इंप्लीमेंटेशन कराया था। ठीक है, एक एक करके हम लेजिस्लेचर्स भी देखेंगे डिटेल के अंदर, एग्जीक्यूटिव को भी देखेंगे। और उसके बाद जो तीसरी बॉडी होती है जुडिशरी, 3rd नंबर पे आती है जुडिशरी। जैसे स्टूडेंट आप लोग दो टांगों के ऊपर खड़े हो, ठीक है जी, तो उसी तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसकी भी क्या है? हाँ जी, 3 ऑर्गन्स हैं, 3 पिलर्स हैं। अगर इनमें से एक पिलर टूट गया तो स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले कौन है? लेजिस्लेचर से। ठीक है जी, जो क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी है। इसका मतलब जो इनकम टैक्स एक्ट है वो कौन बनाएगा? हाँ जी, जो इनकम टैक्स एक्ट है ये बनाएगा कौन? लेजिस्लेचर्स बनाएंगे। इसका इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? तो एग्जीक्यूटिव की अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स एक्ट की, तो इसके लिए सारा भार सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको ट्रांसफर कर रखा है? हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको ट्रांसफर कर रखा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। तो आगे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी। और जुडिशरी की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। मतलब कि इनकम टैक्स की जो लिटिगेशंस हैं, डिस्प्यूट्स हैं जो जाते होंगे, तो सबसे लास्ट में कहा जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। उससे पहले हाई कोर्ट, और उससे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नाम की यहाँ पे स्टूडेंट कोई चीज नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे ट्रिब्यूनल होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? ट्रिब्यूनल। तो हम लोग बात करेंगे कि ये ट्रिब्यूनल क्या होते हैं। ठीक है ना, हम लोग बात करेंगे ट्रिब्यूनल क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे जो डिस्कशन करेंगे कि एक्ट बनाता कौन है। तो एक्ट कौन बनाता है? लेजिस्लेचर्स आर द लॉ मेकिंग बॉडी विच मेक्स द लॉ। तो लेजिस्लेचर्स स्टूडेंट वो बॉडी है जो क्या करती है? हाँ जी, जो लॉ बनाती है, मतलब कि एक्ट बनाती है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्ट की। तो हमारा कौन सा एक्ट है? इनकम टैक्स एक्ट। हम जो यहाँ पे एक्ट पढ़ेंगे वो कौन सा एक्ट है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो भैया ये एक्ट बनाया किसने? लेजिस्लेचर ने। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, भारत के संविधान ने किसको पावर दे रखी है एक्ट बनाने की? लेजिस्लेचर को। तो हमारी कंट्री में मोटे मोटे कितने लेजिस्लेचर हैं? 2। एक पार्लियामेंट और दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर्स। सभी को पता है पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा।
तो पार्लियामेंट में क्या है, दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। स्टूडेंट पार्लियामेंट क्या है, लोगों द्वारा चुनी गई सभा, ठीक है जी, जिसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं। तो एक तरफ लोकसभा है, दूसरी तरफ राज्यसभा है। स्टेट लेजिस्लेचर में विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है जी। अब हमें अगर इनकम टैक्स एक्ट 1961 बनाना है, मतलब कि हमें ये एक्ट बनाना है इनकम टैक्स का, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पार्लियामेंट में एक बिल, पार्लियामेंट के अंदर एक बिल क्या करना होगा, पेश करना होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो बिल लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में। तो स्टूडेंट अगर मनी से रिलेटेड बिल होगा तो कहां पे जाएगा, लोकसभा के अंदर। मनी से रिलेटेड बिल होगा तो लोकसभा के अंदर जाएगा। और इसे लोकसभा क्यों बोलते हैं, क्योंकि लोगों द्वारा चुनी गई सभा कहां पे बैठती है, लोकसभा के अंदर। और लोकसभा के अंदर स्टूडेंट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, लोकसभा में कौन बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी सभा चुनते हैं और वो लोग कहां बैठते हैं, राज्यसभा के अंदर। वो लोग कहां बैठते हैं, राज्यसभा के अंदर, वहां पे एमएलए होते हैं। आगे जी बात समझ में, ये मैंने थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मतलब फालतू का ज्ञान दे दिया। तो अगर मुझे इनकम टैक्स का लॉ बनाना है तो भैया उसके लिए सबसे पहले एक बिल पार्लियामेंट में पेश होगा। अगर वो मनी से रिलेटेड है तो सबसे पहले लोकसभा में जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में। अगर मनी से रिलेटेड बिल नहीं है तो किसी भी हाउस में वो प्रेजेंट हो सकता है। इनकम टैक्स का जो बिल है वो मनी से रिलेटेड है तो वो सबसे पहले लोकसभा में जाएगा। अच्छा, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, उसके बाद हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या कर देंगे, उस पर साइन कर देंगे। और उस पर साइन करने के बाद, हाँ जी, साइन जैसे ही उन्होंने साइन किया तो वो बिल किस पे चेंज हो जाएगा, एक्ट में चेंज हो जाएगा। वो बिल किस में चेंज हो जाता है, एक्ट के अंदर वो बिल चेंज हो जाता है। और उसके बाद नोटिफाइड इन ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया। तो भारत का जो राजपत्र है, एक प्रिंटिंग प्रेस है जहां पे वो नोटिफाइड कर दिया जाता है, उस डेट से वो कानून इनफोर्स हो जाता है। तो जो इनकम टैक्स एक्ट है उसका जो बिल है वो कहां गया था, पार्लियामेंट में गया था, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, प्रेसिडेंट ने साइन किए और वो बन गया एक्ट। वो क्या बन गया, एक्ट। तो एक्ट कौन सा बना, इनकम टैक्स एक्ट बना 1961। उसके बाद वो नोटिफाइड हुआ ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया के अंदर। और कब से लागू हुआ, इन फोर्स, हाँ जी, इन फोर्स कब से हुआ, 1/4/1962। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक्ट तो बन गया था 1961 में, एक्ट कब बन गया था, 1961 के अंदर एक्ट बन गया था, पर ये इनफोर्स हुआ 1/4/1962 को। तो सर ये एक साल का डिफरेंस क्यों है, ये एक साल का गैप क्यों है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहूंगा। हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो स्टूडेंट हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स लॉ। ये कई बच्चों को गलतफहमी होती है कि हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ते हैं। अगर कोई आज के बाद आपसे पूछे तो बता देना हम इनकम टैक्स का क्या पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं। इनकम टैक्स का क्या पढ़ते हैं, लॉ। इस लॉ के अंदर स्टूडेंट एक्ट भी आ जाता है, इस लॉ के अंदर रूल्स भी आ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रूल्स भी पढ़ने वाले हैं और मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको कि हम लोग कौन से रूल्स पढ़ेंगे, इनकम टैक्स रूल्स। हम लोग यहाँ पे इनकम टैक्स रूल्स 1962 पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नोटिफिकेशंस भी पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे सर्कुलर्स भी पढ़ेंगे और हम लोग यहाँ पे जुडिशियल डिसीजंस भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट ये सब पढ़ने के बाद, मतलब कि अगर मैं इन सब का सम अप कर दूं
जिसके अंदर एक्ट है, रूल्स हैं, नोटिफिकेशन है, सर्कुलर्स हैं, जुडिशियल डिसीजंस हैं। इन सब का अगर मैं सम अप करूंगा तो वो इनकम टैक्स क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इनकम टैक्स लॉ। तो स्टूडेंट हुआ क्या? एक्ट तो बन गया 1961 में, बट जब तक रूल्स नहीं बनेंगे, जब तक क्या होगा? रूल्स नहीं बनेंगे, तो एक्ट का स्टूडेंट हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। एक्ट को हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। अब आप कहोगे सर समझ में नहीं आया। तो स्टूडेंट एक लड़के ने, प्लीज अदरवाइज मत लेना, एक लड़के ने लड़की तो देख ली कि भाई मुझे इससे मैरिज करनी है, बट जब तक वो लड़की हाँ नहीं बोलेगी तो जब तक मैरिज नहीं हो सकती। तो सीधी और सिंपल सी बात है, एक्ट क्या है? लड़का है, और रूल्स क्या है? वो लड़की है। तो जब तक ये लड़की हाँ नहीं बोलेगी, जब तक क्या होगा? इन दोनों की आपस में मैरिज नहीं होगी। तो जब तक रूल्स नहीं आएंगे, जब तक एक्ट चल नहीं पाएगा, तो इसलिए यहां पे रूल्स बनने में 1 साल लग गया। इसलिए जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है 1961, वो कब से इन्फोर्स हुआ था? हाँ जी, 1/4/1962 से। दूसरा, आपके दिमाग में स्टूडेंट क्वेश्चन आ रहा होगा, सर रूल्स का मतलब क्या होता है? तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको रूल्स का मतलब बताऊंगा, नोटिफिकेशन, सर्कुलर और जुडिशियल डिसीजंस। अभी हमारा फोकस एरिया क्या है? एक्ट। ठीक है जी, अभी हमारा फोकस एरिया क्या है? एक्ट। तो ये एक्ट बनाता कौन है? लेजिस्लेचर्स बनाते। ठीक है जी, इनकम टैक्स का जो एक्ट है वो किसने बनाया है? पार्लियामेंट से बन के आया है। ठीक है, इसका प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। अगर बात करें स्टेट की, कि भैया स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी स्टेट के अंदर कोई क्या बने? कानून बने, तो उसके लिए स्टेट असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं। वो बिल पहले स्टेट असेंबली में जाएगा, विधानसभा में, फिर उसके बाद विधान परिषद में, और उसके बाद साइन कौन करेगा? हाँ जी, हाँ जी, स्टेट के अंदर कौन साइन करता है? यहाँ पे साइन किसने किए थे? प्रेसिडेंट ने। यहाँ पे साइन कौन करेगा? गवर्नर। यहाँ पे कौन साइन करेगा? गवर्नर। उस स्टेट का जो गवर्नर होगा वो साइन करेगा। कई बार बच्चे सीएम बोल देते हैं, चीफ मिनिस्टर साइन करेगा, आंसर गलत है। तो स्टेट के अंदर गवर्नर साइन करता है, और उसके बाद वो नोटिफाइड हो जाता है स्टेट के ऑफिशियल गजट के अंदर। तो स्टेट का भी राजपत्र होता है, स्टेट की भी प्रिंटिंग प्रेस होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट यहां पे लेजिस्लेचर, इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। हमने कहा पार्लियामेंट ने क्या किया? इसका लॉ बनाया। तो भैया पार्लियामेंट के पास पावर होगी तभी तो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया होगा। तो आपको पता ही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? भारत का संविधान। ठीक है जी, तो यहां पे लिख लेते हैं एक बार, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, मैं पीछे दिखा देता हूं आपको, एक मिनट। हाँ, ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो स्टूडेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जैसे हम कोई भी एक्ट पढ़ेंगे, जैसे आप लोग पीछे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के आए होंगे, पार्टनरशिप एक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपने पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा जितने भी एक्ट हमने पढ़े, हम लोग सेक्शन के अंदर बात कर रहे थे। अभी मैं किसके बारे में बता रहा हूं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे जो बातें होंगी वो किसके अंदर होंगी? आर्टिकल्स के अंदर बातें होंगी। किसमें बातें होंगी? आर्टिकल्स के अंदर हम लोग बात करेंगे। आगे जी बात समझ में? तो जितने भी एक्ट हैं सबको हम लोग किस में पढ़ते हैं? सेक्शंस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कैसे पढ़ा जाता है? आर्टिकल्स। तो अगर बात करें कि टोटल कितने आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, हाँ जी, तो आज की डेट में एट प्रेजेंट कितने आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर? 448 आर्टिकल्स हैं। और ये जो 448 आर्टिकल्स हैं, जैसे आप देखते हो एक्ट के अंदर सेक्शन होते हैं, तो जो ये सेक्शंस होते हैं इनके चैप्टर होते हैं। इनके क्या होते हैं? चैप्टर होते हैं। तो उसी तरीके से
उसी तरीके से जो हमारा क्या है, हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, तो इसके अंदर कितने पार्ट हैं? हाँ जी, इसके अंदर कितने पार्ट हैं? इसके अंदर टोटल 25 पार्ट्स हैं, मतलब कि टोटल 25 चैप्टर्स हैं जिनको डिवाइड किया गया है 448 आर्टिकल्स के अंदर। और शेड्यूल कितने हैं? टोटल 12 शेड्यूल है। टोटल क्या है? 12 शेड्यूल है। तो टोटल 448 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जिसमें एक आर्टिकल है स्टूडेंट 265। कौन सा आर्टिकल है? 265, जिसके अंदर बोला गया है नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये आप हमें पढ़ा क्यों रहे हो, नालायकों, तुमने तुम्हें क्या पढ़ना है? इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है। भाई सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये एक्ट बना कैसे। तो ये तो आपको पता लग गया कि जी पार्लियामेंट से एक्ट आया बन के, तो भैया पार्लियामेंट की औकात है एक्ट बनाने की? भैया तभी बना सकती है ना जब इसके पास पावर होगी। और ये सब पावरें कहां दी होती है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। तो जो ये 448 आर्टिकल्स हैं, हमें इन्हें पढ़ना होगा कि भैया पार्लियामेंट के पास कहां पे पावर है कि लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कहां पे लॉ बना सकती है, तो हमें देखना होगा ये। तो हम यहाँ पे आर्टिकल 265 की बात करते हैं, जिसमें लिखा है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ना ही कोई टैक्स लेवी कर सकते हैं और ना ही कलेक्ट कर सकते हैं। नो टैक्स लिखा है, ना लेवी कर सकते हैं ना कलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें क्या करना होगा? अथॉरिटी ऑफ लॉ देखनी होगी कि पार्लियामेंट के पास कहां पे अथॉरिटी है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास कहां पे अथॉरिटी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ये चेक करना होगा। तो अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो आर्टिकल कौन सा है भाई? 246। आर्टिकल कौन सा है? 246, जो डिवाइड्स करता है सब्जेक्ट मैटर्स जिनके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, जिनके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉ बना सकते हैं। तो हमारे संविधान ने क्या किया? हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 246 ने वो सब्जेक्ट मैटर्स बताए जिनके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बनाई, वो सब्जेक्ट मैटर्स बताए जिनके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर्स क्या करेंगे? लॉ बनाएंगे। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसके अंदर आर्टिकल्स हैं और इसके अंदर क्या है जी? शेड्यूल। इसके अंदर क्या है? शेड्यूल। कितने शेड्यूल है टोटल? टोटल अगर आप देखोगे 12 शेड्यूल है। 12 में से जो 7th शेड्यूल है, इसके अंदर 3 कैटेगरीज है। इसके अंदर क्या है? 3 कैटेगरीज है। जो ये सब्जेक्ट मैटर्स हैं लॉ बनाने के, वो 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किए गए। पहली कैटेगरी है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स लिखे गए हैं, जो मुद्दे यहाँ पे लिखे गए हैं, उनके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है, ठीक है जी। स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉ नहीं बना सकते। जो मैटर स्टेट लिस्ट में लिखे गए हैं, उनके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉ बना सकते हैं, पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकते। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। बाकी डिटेल डिस्कशन के लिए मैं एक पॉइंट चलो बता ही देता हूं। कॉन्करेंट जो लिस्ट है स्टूडेंट, तो उसके अंदर बहुत सारे मुद्दे लिखे गए, ठीक है। तो उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है? लॉ बना सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया और स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया, तो भैया जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया होगा वो भी प्रिवेल करेगा। वो क्या करेगा? प्रिवेल करेगा। अब यहां पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि ये लॉ हमारी स्टेट के अंदर एप्लीकेबल ना हो, तो वो प्रेसिडेंट के पास जा सकती है और प्रेसिडेंट को बोल सकती है कि सर हम नहीं चाहते कि ये लॉ हमारी स्टेट में एप्लीकेबल हो। अगर प्रेसिडेंट स्टूडेंट यहाँ पे अप्रूवल दे देता है, ठप्पा मार के दे देगा, तो उस स्टेट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा।
तो क्या समझ में आया? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, दोनों मिलके लॉ बना सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट का एप्लीकेबल होगा, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, स्टेट गवर्नमेंट का एप्लीकेबल होगा। दोनों ने मिलकर लॉ बनाया तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल करेगी। और अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी स्टेट के अंदर ये लॉ एप्लीकेबल ना हो, तो उस केस के अंदर वो प्रेसिडेंट के पास जा सकती है। प्रेसिडेंट अगर अप्रूवल दे देगा तो उस केस के अंदर उस स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? बाकी यूनियन लिस्ट के अंदर कितनी, यूनियन लिस्ट की बात करूं तो इसके अंदर स्टूडेंट एंट्रीज होती हैं। इसके अंदर क्या होती है? एंट्रीज। तो अगर मैं एंट्री की बात करूं तो इनकम टैक्स की जो एंट्री है वो कहां पे दी गई है? एंट्री नंबर 82। तो इनकम टैक्स की एंट्री कहां दी गई है? हाँ जी, एंट्री नंबर 82। तो जो 82 एंट्री है वो किसकी है? इनकम टैक्स की। तो यूनियन लिस्ट के अंदर जो एंट्री है 82 वो किसकी है? इनकम टैक्स की। तो आज के बाद आपसे कोई पूछे कि भैया इनकम टैक्स कौन सी एंट्री में दिया हुआ है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे इनकम टैक्स एंट्री नंबर 82 में दिया हुआ है किसके? यूनियन लिस्ट के। किसके? यूनियन लिस्ट के। और ये यूनियन लिस्ट कहां पे है? शेड्यूल 7 के अंदर। और शेड्यूल 7 में हम कहां से आए? आर्टिकल 245 से। और आर्टिकल 245 में कहां से आए? आर्टिकल 265 में। और ये आर्टिकल 265 का है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपकी गाड़ी चलेगी। समझ में आया या नहीं? तो इनकम टैक्स के लिए पार्लियामेंट को पावर मिल गई। और भैया जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की इनकम के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो किसको दे दिया? स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। एंट्री नंबर 46। तो ये एग्जाम के अंदर आ सकती है कि जो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगता है वो कौन सी लिस्ट में दिया हुआ है? तो स्टेट लिस्ट के अंदर दिया हुआ है। कौन सी एंट्री है? एंट्री नंबर 46। इतना समझ में आ गया या नहीं? बाकी इसकी डिटेल डिस्कशन आपको दूसरी वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले क्या हुआ? हाँ जी, लेजिस्लेचर ने क्या किया? लॉ बना दिया। लेजिस्लेचर्स ने क्या किया? लॉ बना दिया। ये हम बात कर रहे थे। ठीक है जी। तो लेजिस्लेचर ने इनकम टैक्स एक्ट बना दिया। अब मैंने क्या बोला था? इसके बाद जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो क्या करेगी? इंप्लीमेंटेशन का काम करेगी। तो यहां पे लिखो एग्जीक्यूटिव बॉडी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है? अपना काम किसको दे दिया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। तो इनकम टैक्स एक्ट का सारा इंप्लीमेंटेशन कौन करा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। निर्मला सीतारमन, जो कि स्टूडेंट पहली फीमेल है इंडिया में जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, तो उसको हमने डिपार्टमेंट दिया है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट दिया है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू दिया है। और इसके अंदर दो डिपार्टमेंट है, एक सीबीडीटी, एक कौन सा डिपार्टमेंट है? सीबीडीटी। और दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा है? सीबीआईसी। तो इनकी फुल फॉर्म लिख लो। सीबीडीटी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और सीबीआईसी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट सीबीडीटी, तो सबसे पहले एक्ट किसने बनाया? हाँ जी, इनकम टैक्स का जो एक्ट है वो किसने बना दिया था? लेजिस्लेचर ने इनकम टैक्स का एक्ट बना दिया था। मतलब पार्लियामेंट से इनकम टैक्स का जो एक्ट है वो बन के आ गया। अब उसके बाद भाई बनने थे रूल्स। अभी रूल्स का मतलब बताऊंगा, अभी ये बता रहा हूं रूल्स बनाए किसने। उसके बाद बनने थे रूल्स। तो जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी उसने सारा काम किसको दे दिया था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को।
तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक डिपार्टमेंट बनाया किसके लिए? डायरेक्ट टैक्स के लिए। किसके लिए? डायरेक्ट टैक्स के लिए, जिसका नाम क्या है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने क्या किया? रूल्स बनाए। अब क्या इसने रूल्स ऐसे ही बना लिए? नहीं, मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या किया था, इसको पावर दी थी कि आप रूल्स बना सकते हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको पावर कैसे दे दी? क्योंकि लेजिस्लेचर ने जो एक्ट बनाया था उसका सेक्शन है सेक्शन 295। कौन सा सेक्शन है? 295, जो कि सीबीडीटी को पावर देता है कि आप क्या बना सकते हो? रूल्स बना सकते हो। आप क्या बना सकते हो? रूल्स बना सकते हो। तो रूल्स बनाने की पावर किसके पास है? सीबीडीटी के पास है। और रूल्स कब बन के तैयार हुए थे? 1962 में। इसीलिए जो हमारा लॉ है, एक्ट है, मतलब इनकम टैक्स एक्ट, वो कब से एप्लीकेबल हुआ? 1/4/1962 से। ये आप किसी को भी रीजन बता सकते हो। तो स्टूडेंट, इनकम टैक्स के अंदर जो बॉडी है वो कौन सी बॉडी है? इनकम टैक्स के अंदर सीबीडीटी। और अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो सीबीआईसी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर। और कस्टम ड्यूटी की भी अगर बात करें तो कौन सी बॉडी है? सीबीआईसी। तो मुझे लगता है यहां तक आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। इसके बाद बस एक लास्ट टॉपिक रहता है जुडिशरी। उसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी होगी, उसके अंदर मैंने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, जुडिशरी की पूरी मैंने हिरार्की बता रखी है। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।